कोशिकांक समाप्त हो गए थे। आज है अपना कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन में समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन देखेंगे। कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है, प्रोकैरियोट कोशिकाओं में होता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में विभाजन होता है, उसमें क्या होता है, असूत्री विभाजन होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है वो कोशिकाएं वगैरह नहीं होते हैं, तो ये अपने समान ही जो है वो उत्पन्न करती है लक्षण, तो इसको कहते हैं असूत्री विभाजन। क्या कहते हैं, असूत्रीयन एमाइटोसिस। और यूकैरियोट में ससीम केंद्र की जो होती है, इसमें दो प्रकार का होता है, समसूत्री और अर्धसूत्री। एमाइटोसिस असूत्री, समसूत्री को माइटोसिस और अर्धसूत्री मियोसिस। असूत्री में क्या होगा, संकुचन और खांच निर्माण विधि द्वारा इसका क्या होता है, निर्माण होता है। इसके द्वारा संकुचन और खांच निर्माण विधि के द्वारा इसका निर्माण होता है। कॉन्ट्रैक्शन एंड ग्रूव और क्लीवेज के द्वारा इसका निर्माण होता है। और यूकैरियोटिक में समसूत्री में तो क्या होते हैं, समान सूत्र होते हैं। इसमें 2n है तो इसमें भी कितने होते हैं, 2n होते हैं। जबकि अर्धसूत्री में आधे हो जाते हैं, 2n से कितना हो जाता है, n। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट में कोशिका विभाजन देखें तो प्रोकैरियोट में होता है असूत्री विभाजन, जबकि यूकैरियोटिक में होता है समसूत्री और अर्धसूत्री। समसूत्री में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, जबकि अर्धसूत्री में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। अब देखते हैं पहला असूत्री विभाजन। सबसे पहले असूत्री विभाजन के बारे में किसने बताया था, रॉबर्ट रीमेक ने। किसने बताया था, रॉबर्ट रीमेक ने बताया था। रॉबर्ट रीमेक ने क्या बताया था, असूत्री विभाजन किसने बताया था, रॉबर्ट रीमेक ने बताया था कि आदिम कोशिका विभाजन, यह सबसे क्या होता है, आदिम यानी प्राचीन कोशिका विभाजन है। ये क्या है, प्राचीन कोशिका विभाजन है। क्या है, प्राचीन कोशिका विभाजन होता है। सबसे तेज गति से होने वाला कोशिका विभाजन है। ये क्या होता है, सबसे तेज गति से होने वाला क्या है, विभाजन है। और सबसे तेज गति से होने वाला विभाजन है और सबसे प्राचीन कोशिका विभाजन है। क्या है, सबसे प्राचीन कोशिका विभाजन है। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो अपनी संख्या में वृद्धि इसी विभाजन से करते हैं और इस विभाजन में गुणसूत्रों में संघनन की क्रिया नहीं होती है। दिया किसने था, रॉबर्ट रीमेक ने। किसने दिया, रॉबर्ट रीमेक ने। असूत्री क्या है, सबसे आदिम प्रकार का विभाजन है और ये क्या होता है, सबसे तेज गति से होता है। क्या होता है, सबसे तेज गति से होता है। इसमें प्रोकैरियोटिक में होता है, तो प्रोकैरियोटिक अपनी संख्या में वृद्धि क्या करते हैं, इसी विभाजन से करते हैं। इस विभाजन में गुणसूत्रों के संघनन की क्रिया नहीं होती है। भाई असूत्री यानी अकेला ही है, तो इसमें क्या होता है, गुणसूत्रों में संघनन की क्रिया नहीं होती है। इसमें केंद्रक का विभाजन क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है, अर्थात कैरियोकाइनेसिस। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में कैरियोकाइनेसिस नहीं होता है। जब भाई इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ये किस में होती है, समसूत्री और अर्धसूत्री इनमें देखी जाती है। असूत्री विभाजन में ना तो प्रोफेज होती है, ना मेटाफेज होती है, ना एनाफेज होती है, ना टीलोफेज होती है। इसमें उस केंद्रक का विभाजन क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। इसमें कैरियोकाइनेसिस इसमें क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस में ये अवस्थाएं होती ही नहीं है। केंद्र विभाजन प्रत्यक्ष होता है, गुणसूत्रों के संघनन की क्रिया नहीं होती है, सबसे तेज गति से होता है, आदिम कोशिका विभाजन है। और किसने दिया था, रॉबर्ट रीमेक ने दिया था।
यह सभी प्रोकैरियोट में पाए जाने वाला कोशिका विभाजन है। अपवाद स्वरूप कुछ यूकैरियोटिक में पाया जाता है। अपवाद स्वरूप कुछ यूकैरियोटिक, यू से यूकैरियोटिक और ये से यीस्ट, कुछ यूकैरियोट में पाया जाता है। यूकैरियोट में किसमें? यीस्ट में मुकुलन। यीस्ट मुकुलन यानी कोशिका हो जाती है, कोशिकांग की वृद्धि अतिरिक्त रूप से कली के रूप में वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर यह असूत्री विभाजन होता है अपवाद स्वरूप। और कहाँ होता है? अमीबा में द्विविखंडन के समय। कहाँ होता है? अमीबा में द्विविखंडन के समय। और पैरामीशियम में जहाँ पर कल 2 केंद्रक थे उसमें गुरु केंद्रक में ये होता है। और स्तनधारियों में अतिरिक्त भ्रूण झिल्ली का निर्माण के समय होता है। तो असूत्री विभाजन का शॉर्ट नोट्स क्या है? देखो, ये इतने में हो गए शॉर्ट नोट्स। खोज रॉबर्ट रीमेक ने। कैसा है? आदिम प्रकार का है। इसमें केंद्रक संघनित नहीं होता है, तेज गति से होता है। और प्रोकैरियोट में यह होता है, यूकैरियोट में नहीं होता है। यूकैरियोट में अपवाद स्वरूप कौन कौन होते हैं? तो वो देखो, युग में यीस्ट पैरामीशियम के गुरु केंद्रक में, और भ्रूणीय झिल्ली में, और पैरामीशियम हो गया और भ्रूणीय झिल्ली में, और अमीबा के द्विविखंडन। ये इतनी लाइन है, इसमें खत्म। डन। आगे चलो। समसूत्री विभाजन। समान रूप से सारा पानी वाटर फैल गया। समान रूप से वाटर फैल गया। उसकी खोज रॉबर्ट रीमेक ने की थी। वो ये किस कोशिका में होता है? कायिक कोशिका में होता है। संतति कोशिका में समसूत्री यानी समान सूत्री होगा, समान कोशिका होगी। ठीक है। संतति कोशिका में उतने ही गुणसूत्र होते हैं जितने पैतृक सेल में। 2n है तो इस पैतृक में 2n है तो संतति में भी क्या होंगे? 2n। इनमें क्या नहीं होता है? जीन विनिमय नहीं होता है। इसी कारण इसमें भिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है, हूबहू कॉपी होती है। भिन्नता का स्रोत होता है मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। ये होता है माइटोसिस। क्या है? माइटोसिस। और अमाइटोसिस असूत्री विभाजन था जिसमें संकुचन व खास निर्माण विधि होती थी, क्योंकि कोशिका द्रव्य है, केंद्रक तो है ही नहीं। केंद्रक विभाजन प्रत्यक्ष रूप से था। तो इसमें संतति कोशिका में उतने ही गुणसूत्र होते हैं जितने पैतृक कोशिका में होते हैं। जीन विनिमय नहीं होता है और इससे भिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है। भिन्नताओं का स्रोत होता है मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है घाव भरने में। किसमें किया जाता है? घाव भरने में, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करने में। कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी तो वृद्धि भी होगी। मरम्मत करने में अपने क्या होती है? आंतरिक कोई भी टूट फूट होती है, यहाँ वहाँ दर्द हुआ, अपने को पता नहीं चल जाता है, थोड़े दिन बाद ठीक हो जाते हैं, अपन यूँ मसला मुसली कर लेते हैं, तो अपना सोचते हैं ऐसे ही है। परंतु क्या होती है? बाहरी टूट फूट तो हमें दिख जाती है, आंतरिक टूट फूट हमें दिखती नहीं है, तो धीरे धीरे क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। किसके द्वारा? समसूत्री विभाजन के द्वारा बढ़ जाती है। इसके बाद घाव अपने भरते हैं, वो भी किसके द्वारा भरते हैं? समसूत्री विभाजन के द्वारा। सेल में मरम्मत करते हैं। और लोअर एनिमल रिप्रोडक्शन क्या होता है? लोअर एनिमल रिप्रोडक्शन निम्न जंतुओं में क्या होता है? जनन। निम्न जंतुओं का क्या होता है? जनन होता है। निम्न जंतुओं का होता है जनन। मरम्मत करने में काम आता है। कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, घाव भरने में भी इसका प्रयोग किया जाता है।
निम्न वर्ग के जंतुओं में क्या होता है, जनन में सहायक होता है। निम्न वर्ग के जंतुओं के जनन में सहायक होता है। और प्रयोगशाला में समसूत्री विभाजन का अध्ययन करने के लिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। ये प्याज वाला प्रयोगशाला में घाव बढ़ने में, मरम्मत करने में, निम्न जंतुओं की कोशिका जनन में, जंतुओं में जनन में सहायक होता है, घाव मरम्मत वगैरह में सहायक होता है। और प्रयोगशाला में समसूत्री विभाजन का अध्ययन करने के लिए प्याज के मूलाग्र की कोशिका, प्याज की मूल में कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन। और अपने बालों की कोशिकाओं में भी कौन सा होता है, समसूत्री विभाजन होता है। गुणसूत्रों के अभिरंजन में किसका उपयोग किया जाता है, एसिटोकार्मीन और एसिटोओरसिन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, गुणसूत्रों के अभिरंजन में एसिटोकार्मीन और एसिटोओरसिन का उपयोग किया जाता है। एमिल हिड्ज ने जो है वो गुणसूत्रों पर जो एसिटोकार्मीन से प्रयोग किया था, किसने, एमिल हिड्ज ने। तो गुणसूत्रों के अभिरंजन में एसिटोकार्मीन और एसिटोओरसिन का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। एसिटोकार्मीन और एसिटोओरसिन का उपयोग किया जाता है। और डीएनए के अभिरंजन में फ्यूजन पैरारोजेलिन का उपयोग किया जाता है। और डीएनए के अभिरंजन में डीएनए फुल कर दो तो डीएनए के अभिरंजन में फ्यूजन, डीएनए के अभिरंजन में फ्यूजन पैरारोजेलिन का उपयोग किया जाता है। सबके अभिरंजन पूछे जाते हैं। तो गुणसूत्रों के अभिरंजन में एसिटोकार्मीन और एसिटोओरसिन का उपयोग किया जाता है। गुणसूत्रों के अभिरंजन में किसका उपयोग किया जाता है, एसिटोकार्मीन और एसिटोओरसिन का उपयोग किया जाता है। डीएनए के अभिरंजन में फ्यूजन यानी पैरारोजेलिन का उपयोग किया जाता है। डीएनए के अभिरंजन में किसका उपयोग किया जाता है, फ्यूजन या पैरारोजेलिन का उपयोग किया जाता है। फ्यूजन या पैरारोजेलिन का उपयोग किया जाता है। डीएनए के अभिरंजन में किसका उपयोग किया जाता है, फ्यूजन या पैरारोजेलिन का उपयोग किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अभिरंजन में ओरेंसिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अभिरंजन में ओरेंसिया और जीन्स ग्रीन का उपयोग किया जाता है। तो अब इनको याद करने का जुगाड़ देखो। गुण ऐसे होने चाहिए जो काम के हो और सब का क्या ले, कोई भी किसी के सामने भी सीन उत्पन्न ना करे। क्या है, गुणसूत्रों के अभिरंजन ऐसा होना चाहिए जो सबके काम का हो और सब में कोई भी सीन क्रिएट ना करे। तो एसिटोकार्मीन और एसिटोओरसिन डीएनए के अभिरंजन में, किसके अभिरंजन में, डीएनए के अभिरंजन में डीएनए क्या करता है, पैरों में फूल कराता है। डीएनए पैरों में फूल होता है, डीएनए पैरों में फूल होता है, याद रखना अपने को। डीएनए पैरों में फूल होता है यानी पैरों में, और फूल से फ्यूल जीन। डीएनए के अभिरंजन में पैरों में पैरारोजेलिन, डीएनए रोज फ्यूल होता है, याद रख लो, डीएनए रोज फूल होता है। डीएनए पैरों में रोज फूल होता है, डीएनए पैरों में रोज फूल होता है। तो पैरों में रोज से पैरारोज और फूल से फ्यूजन का उपयोग किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अभिरंजन, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस कहा जाता है, जूते की आकृति का होता है, इसमें अंगुलीनुमा उभार होता है जिनको क्रिस्टी कहा जाता है। क्रिस्टी पर F1 कण होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम होता है स्वयं का, इनका स्वयं का डीएनए होता है जिसके कारण इनको अर्धस्वायत्त अंग कहा जाता है। F1 कण जिन्हें ऑक्सीसोम भी कहा जाता है। ये बात की थी। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बीच में जो द्रव होता है उसे पैरामेरिक माइटोकॉन्ड्रियल लिक्विड कहा जाता है। आंतरिक झिल्ली के अंदर ETS चक्र होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में कौन सा चक्र होता है, क्रेब्स चक्र होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अभिरंजन में माइटोकॉन्ड्रिया माइक में जन को किसके बारे में बताते हैं, सिया के बारे में। माइक में अपन क्या करते हैं, रामायण चल रही है, माइक में अपन जन यानी लोगों को किसके बारे में बताते हैं, सीता जी के बारे में। तो सिया से ओरेंसिया, जन से जीन्स है। माइटोकॉन्ड्रिया के अभिरंजन में ओरेंसिया और जीन्स ग्रीन का अध्ययन किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अभिरंजन में
ओरेंशिया और जीन्स ग्रीन का अध्ययन किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अभिरंजन में किसका उपयोग किया जाता है? ओरेंशिया और जीन्स ग्रीन का अध्ययन किया जाता है। किसका? ओरेंशिया और जीन्स ग्रीन का अध्ययन किया जाता है। सामान्यतः माइटोसिस द्विगुणित कोशिका में होता है। सामान्यतः ये किस में होता है? माइटोसिस जो होता है वो द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। 2n होता है तो 2n में होता है, लेकिन अपवाद स्वरूप कीटों में किस में होता है? अगुणित कोशिका में होता है। अपवाद स्वरूप ये किस में होता है? कीट जो होते हैं उनकी अगुणित कोशिका में होता है। तो अभी तक अपन ने समसूत्री विभाजन में क्या देखा है? समसूत्री विभाजन के बारे में किसने बताया था? पहले समसूत्री विभाजन के बारे में बताने वाले कौन थे? तो उसके तो रॉबर्ट रिमेक थे और इसके बताए थे वॉल्टर फ्लेमिंग ने। ये क्या कहा था? काई कोशिकाओं में होता है। इसमें संतति कोशिका में उतने ही गुणसूत्र होते हैं जितने किस में होते हैं? पैतृक कोशिका में। इसमें जीन विनिमय नहीं होता है, इसी कारण इनमें भिन्नताएं नहीं होती है। भिन्नताएं किस में देखी जाएगी? अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस में देखी जाएगी और इसका उपयोग घाव भरने में किया जाता है, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करने में किया जाता है, मरम्मत करने में किया जाता है, निम्न जंतुओं के जनन में किया जाता है और प्रयोगशाला में समसूत्री विभाजन का अध्ययन करने के लिए किस में देखा था? प्याज की जड़ों की कोशिकाओं में देखा था। और मानव में किस में? जो अन्य में कहाँ देखी थी? बालों की टिप पर देखी थी। और गुणसूत्रों का अभिरंजन किया जाता है। गुण काम से देखे जाएंगे तो एसिटोकार्मिन और एसिटोकाम के क्या करें? सीन ने तो एसिटोकार्मिन और एसिटोओरसिन का उपयोग किया जाता है। और डीएनए फ्यूजन और पैरों में रोज तो पैरा रोजेलिन का उपयोग किया जाता है। माइक में क्या किया जाता है? शिया के बारे में जन को बताया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अभिरंजन में ओरेंशिया और शिया, ओरेंशिया जन यानी जीन्स ग्रीन का उपयोग किया जाता है। यह किस में होता है? द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। अपवाद स्वरूप कीटों की अगुणित कोशिकाओं में भी होता है। समसूत्री विभाजन में सेल साइकिल का लगभग 95% भाग जो है वो इंटरफेज में खर्च होता है। कहाँ पर होता है खर्च? इंटरफेज में। समसूत्री कोशिका में कोशिका चक्र का 95% भाग किस में खर्च होता है? इंटरफेज में यानी अंतरा अवस्था में खर्च होता है। और सेल साइकिल कोशिका चक्र का समय मनुष्य में कितना होता है? 24 घंटे। मनुष्य अपना काम 24 घंटे कर सकता है। अन्य स्तनधारी स्तनधारी और से कितना हो जाएगा? 16 घंटे। से क्या हो जाएगा? 16 घंटे हो जाएगा। तो सेल साइकिल का 95% इंटरफेज में होता है। और सेल साइकिल के समय मनुष्य में कितने घंटे काम करता है? मनुष्य 24 घंटे काम करता है। स्तनधारी से स्तन और से 16। यीस्ट कितना करता है? ई 90। यीस्ट 90 मिनट। यीस्ट 90 मिनट काम करता है। यीस्ट कितने मिनट काम करेगा? 90। ई कोलाई में 20 मिनट। ई कोलाई में कितने मिनट काम करता है? 20 मिनट करता है। ई कोलाई में 20 मिनट, यीस्ट में 90 मिनट, मनुष्य में 24 घंटे, स्तनधारियों में 16 घंटे होते हैं। इन दो में मिनट है, उनमें 16 घंटे है। घंटे है उनमें और इनमें मिनट है। तो ये बात हुई है समसूत्री विभाजन की। अब कोशिका चक्र के बारे में किसने बताया था? कोशिका चक्र के बारे में हावर्ड व पेल्क ने बताया था। किसने बताया था? हावर्ड व पेल्क ने बताया था। समसूत्री विभाजन के बारे में किसने बताया था? वॉल्टर फ्लेमिंग ने। और उसके बारे में रॉबर्ट रिमेक ने। ये जो है वो किसने बताया है? ये बताया है किसने? हावर्ड व पेल्क ने बताया। किसने बताया है? हावर्ड व पेल्क ने बताया है। इसने दो अवस्थाएं बताई है, इंटरफेज और एम फेज, इंटरफेज और डिवीजन फेज। इंटरफेज में क्या होती है? G1 S G2 और M होती है। इस M फेज को जो है वो अलग रख दिया, म्यूटेशन फेज यानी डिवीजन फेज अलग रख दी। G1 S G2 का अध्ययन किसमें किया जाता है? इंटरफेज में। सेल साइकिल में सबसे लंबी अवस्था पूछ ले तो किसको बताना है? इंटरफेज। इंटरफेज में सबसे लंबी अवस्था पूछ ले तो जीवन अवस्था। कौन सी है? जीवन अवस्था। और जीवन अवस्था में सबसे लंबी अवस्था पूछ ले तो कौन सी हो जाएगी? आ गएगी
देखो, तो सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल है। तो सेल साइकिल में सबसे लंबी अवस्था कौन सी है? इंटरफेज। इंटरफेज में कौन सी है? जीवन। कौन सी है? जीवन। जीवन में कौन सी है? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में कौन सी है? प्रोफेज। कौन सी है? प्रोफेज। प्रोफेज में कौन सी है? मियोसिस। और मियोसिस में कौन सी है? प्रोफेज फर्स्ट। और प्रोफेज फर्स्ट में कौन सी है? पैकाइटिन है। कौन सी है? पैकाइटिन। यदि मियोसिस में पूछे तो कौन सी है? प्रोफेज फर्स्ट। मियोसिस में प्रोफेज फर्स्ट। अब जैसे जैसे आएगी बताते रहेंगे। पहले सेल साइकिल देखने, तो सेल साइकिल में सबसे लंबी अवस्था कौन सी है? इंटरफेज। इंटरफेज में कौन कौन सी है? G1 S G2 और M जो है वो अलग रह जाती है। M में जो होता है वो विभाजन होता है, तो केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन देखेंगे। तो G1 में कौन सी हो जाएगी? कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस में केंद्र का विभाजन देखेंगे और कोशिका द्रव्य विभाजन में जो कोशिका द्रव्य का विभाजन देखेंगे। इसके बाद में सेल साइकिल दिया किसने था? हार्वर्ड व पेल्क ने। अब देखो G1 में क्या होता है। G1 में प्रोटीन और RNA का संश्लेषण होता है। ये लिखा हुआ लंबी अवस्था होती है। इसमें कोशिका अंग कैसे होते हैं? डुप्लीकेट। एंजाइम या प्रोटीन जो है वो DNA प्रतिकरण के काम आते हैं। इस अवस्था में एंजाइम और प्रोटीन जो है वो DNA प्रतिकरण के क्या आते हैं? काम आते हैं। प्रोटीन व RNA संश्लेषण ये क्या है? लंबी अवस्था है। क्या है? लंबी अवस्था है। तो सेल साइकिल के बारे में किसने बताया था? हार्वर्ड व पेल्क ने। हार्वर्ड व पेल्क में अपन किस अवस्था को देखेंगे? जीवन अवस्था को। किसको देखेंगे? जीवन अवस्था को देखें। तो जीवन अवस्था में प्रोटीन व क्या होता है? RNA का संश्लेषण होता है। और ये कैसी अवस्था है? लंबी अवस्था है। कैसी अवस्था है? लंबी अवस्था होती है। जीवन में किसका संश्लेषण होता है? प्रोटीन व RNA का संश्लेषण होता है। कैसी अवस्था है? लंबी अवस्था है। और इसमें कोशिका अंग कैसा होता है? डुप्लीकेट। और एंजाइम और प्रोटीन किसमें भाग लेते हैं? DNA प्रतिकरण के काम आते हैं। सिंथेसिस में आता है संश्लेषण। ये पूछे जाते हैं किसमें किसका क्या काम होता है। तो आंखें बंद करो और बोलो। जीवन में प्रोटीन और क्या होता है? RNA का संश्लेषण। जीवन में क्या होता है? प्रोटीन व RNA का संश्लेषण होता है। लंबी अवस्था होती है। और इसमें एंजाइम और प्रोटीन जो है वो DNA के प्रतिकरण में काम आते हैं। और कोशिका अंग में क्या होती है? डुप्लीकेट अवस्था है। क्या है? डुप्लीकेट अवस्था है। लंबी प्रोटीन और RNA का संश्लेषण डुप्लीकेट अवस्था है। और एंजाइम और प्रोटीन में DNA प्रतिकरण में काम आती है। सिंथेसिस में क्या होगा? यहाँ DNA के प्रतिकरण में जो एंजाइम प्रोटीन काम आ रही थी, तो ये सिंथेसिस में केंद्रीय DNA के प्रतिकरण में काम आती है। और इसमें DNA क्या होता है? द्विगुणित होता है। और DNA में और इसमें कौन सी प्रोटीन होती है? हिस्टोन प्रोटीन। DNA द्विगुणित हिस्टोन प्रोटीन होती है। DNA के प्रतिकरण कौन से में होता है? सिंथेसिस में, S फेज में होता है। किसमें? S फेज में। और DNA के प्रतिकरण के लिए भूमिका एंजाइम और प्रोटीन निभाते हैं, वो किसमें? G1 में। प्रोटीन और RNA का संश्लेषण किसमें होता है? G1 में। और DNA का द्विगुणित प्रतिकरण के रूप में हिस्टोन प्रोटीन, ये किसमें होता है? S फेज में। इसके बाद में G2 क्या? वास्तविक तैयारी की अवस्था है। क्या है? वास्तविक तैयारी। तो तैयारी करेगा तो ऊर्जा चाहिए होती है। और ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है? ATP के। तो इसमें क्या होगा? ATP संग्रहण। और प्रोटीन कौन सी होगी? ट्यूबिलिन प्रोटीन, जो किसका निर्माण करती है? तर्कु तंतु निर्माण करती है। G2 वास्तविक तैयारी की अवस्था है। G2 किसकी अवस्था है? वास्तविक तैयारी की अवस्था है। ATP संग्रह होता है, ट्यूबिलिन प्रोटीन होती है और तर्कु तंतु क्या करती है? निर्माण। M फेज में दो विभाजन है, केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन। केंद्रक विभाजन में होती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और फ्रेगमोप्लास्ट
प्रोफेज, एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज अवस्थाएं होती है केंद्रक विभाजन में। कोशिका द्रव्य विभाजन दो प्रकार का होता है, पादपों में होता है और किसमें होता है, जंतुओं में। पादप में क्या बन रही थी, फ्रेगमोप्लास्ट कोशिका बढ़ती थी क्योंकि पादपों में फ्रेगरेंस आ रही थी, और जंतुओं में फ्रेगमोप्लास्ट कोशिका नहीं बनती है। जंतुओं में क्या होता है, केंद्रकों के बीच में विभाजन होकर दो समान प्रकार की कोशिकाएं जो है वो संतति के समान जो है वो द्विगुणित कोशिका से दो अगुणित कोशिकाएं क्या हो जाती है, बन जाती है। और इसमें क्या होता है, फ्रेगमोप्लास्ट का क्या होता है, निर्माण होता है। तो वापस देख लो एक बार, कोशिका चक्र किसने दिया था, हावर्ड व पेल्क ने। किसने दिया था, हावर्ड व पेल्क ने दिया था। दो प्रकार से होते हैं, इंटरफेज और क्या होता है, डिवीजन फेज। इंटरफेज और डिवीजन फेज होता है। डिवीजन फेज में एम फेज भी काम में लाते हैं। डिवीजन फेज में दो होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन और केंद्रक का विभाजन। केंद्रक में होती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। और केंद्रक के कोशिका द्रव्य विभाजन साइटोकाइनेसिस में प्लांट सेल और एनिमल सेल होती है। प्लांट सेल में फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण होता है, जो किसके द्वारा होता है, कोशिका पट्टी का क्या होता है, निर्माण होता है। और जंतु कोशिका में फ्रेगमोप्लास्ट नहीं बनता है, इसमें संकुचन और खांच विधि के द्वारा कोशिकाएं बन जाती है। जीवन फेज में क्या होता है, प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण होता है और ये लंबी प्रावस्था होती है, और इसमें कोशिका अंग डुप्लीकेट होते हैं। और इसमें क्या होता है, एंजाइम और प्रोटीन डीएनए के प्रतिकरण में काम में आते हैं। और सिंथेसिस में डीएनए प्रतिकरण, केंद्रीय डीएनए का प्रतिकरण होता है, डीएनए द्विगुणित होता है। और हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन। G2 क्या होती है, वास्तविक तैयारी की अवस्था होती है। इसमें एटीपी संग्रह होता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है जो कि तंतु का क्या करता है, निर्माण करता है। अगला देखो, केंद्रक विभाजन। केंद्रक विभाजन, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक विभाजन क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कैसा होता है, प्रत्यक्ष होता है। तो यूकैरियोट कोशिकाओं में अप्रत्यक्ष होता है, अर्थात इस दौरान न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रमागत परिवर्तन होते हैं। इस दौरान क्या होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रमागत परिवर्तन होते हैं। और केंद्रक विभाजन में क्या होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। केंद्रक विभाजन किसमें होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक विभाजन अप्रत्यक्ष होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक विभाजन प्रत्यक्ष रूप में होता है। उसमें यूकैरियोटिक में केंद्रक विभाजन किसमें हो रहा था, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक विभाजन किसमें हो रहा था, किस कोशिकांग में हो रहा था, केंद्रिका में। केंद्रिका को की नाम किसने दिया था, फोंटाना ने। केंद्रिका जो है वो कहाँ पर खोजी गई थी, अरे राइबोसोम की फैक्ट्री कह रहे थे ना इसको। अगला देखो, केंद्रिका झिल्ली रहित थी। प्रोफेज, प्रोफेज में ये बाहर जो है वो साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, दोहरी झिल्ली युक्त होता है। क्रोमेटिन प्रोटीन है, क्रोमेटिन तंतु है अंदर, ये गोल्जी बॉडी है, ये ईआर है, ये सेंट्रियोल। इसमें सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। सेंट्रियोल में क्या होता है, ये सेंट्रियोल ध्रुवों की ओर जाना क्या हो जाता है, प्रारंभ होता है। प्रोफेज में क्या होता है, धीरे धीरे प्रारंभ होता है। यानी क्रोमेटिन तंतु में क्रोमेटिन जाल या संघनन, ये जो है वो निर्जलीकरण के द्वारा क्या हो जाता है, बंट जाता है। तो इसमें क्या होते हैं, ये गुणसूत्र है, और ये जो है वो सेंट्रियोल तारकाई है जो दो सिरों पर आ चुके हैं। सेंट्रियोल जो है ये ध्रुवों की ओर चले गए हैं। प्रोफेज में एक जगह थे, इसके बाद निर्जलीकरण होता है तो ये क्या हो जाते हैं, ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर ये केंद्रिका इसके अंदर विलुप्त हो जाती है, गोल्जी बॉडी विलुप्त हो जाती है, ईआर विलुप्त हो जाता है, ये जो है विलुप्त हो जाते हैं। केवल क्रोमेटिन फाइबर और सेंट्रियोल रहता है। क्रोमेटिन फाइबर और सेंट्रियोल, क्रोमेटिन फाइबर जो है वो गुणसूत्रों के रूप में होते हैं, और सेंट्रियोल जो है वो ध्रुवों की ओर चला जाता है प्रोफेज के अंदर। तो ये क्या होती है,
केंद्रक विभाजन में सबसे लंबी अवस्था पूछे तो कौन सी होती है? प्रोफेज होती है। कौन सी होती है? प्रोफेज। इस दौरान क्रोमेटिन तंतु में लगातार संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिससे गुणसूत्र दिखाई देने लगते हैं। इस दौरान क्रोमेटिन धागों में डिहाइड्रेशन भी होता है। क्रोमेटिन धागे किस रूप में बन गए थे? गुणसूत्रों के रूप में बन गए थे। और इस अवस्था में सेंट्रियोल जो इस प्रकार से जुड़ा हुआ था वो पृथक होकर क्या हो गए थे? विपरीत ध्रुवों की ओर चले गए थे। इस अवस्था में सेंट्रियोल जंतु कोशिका में एस्ट्रल रेज बनाते हैं। जंतु कोशिका में तो क्या बनाते हैं? एस्ट्रल रेज, इन तारों के समान संरचना बनाते हैं, तो इन्हें एस्ट्रल माइटोसिस भी कहा जाता है। और पादपों में एस्ट्रल रेज नहीं बनती है, इसलिए इन्हें एनास्ट्रल माइटोसिस यानी रश्मि रहित समसूत्री विभाजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रश्मि रहित समसूत्री विभाजन कहा जाता है। और केंद्रिका विलुप्त हो जाती है, गोल्जी बॉडी विलुप्त हो जाती है, ईआर विलुप्त हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया विलुप्त हो जाते हैं, सभी कोशिकाएं विलुप्त हो जाते हैं। तारकाएं जो है वो ध्रुवों की ओर चले जाते हैं और क्रोमेटिन धागे किस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं? गुणसूत्रों के रूप में। जंतुओं में एस्ट्रियल रेज बनते हैं, जबकि पादपों में एस्ट्रल रेज नहीं बनते हैं। इसके बाद में समसूत्री विभाजन में प्रोफेज में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त नहीं होते हैं। इसमें केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त नहीं होते हैं। तो इस ऐसे माइटोसिस को क्रिप्टोमाइटोसिस कहा जाता है, जो किसमें होता है? अमीबा में। जब समसूत्री विभाजन में प्रोफेज में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका, समसूत्री विभाजन की प्रोफेज में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त नहीं होते हैं, तो ऐसे माइटोसिस को क्रिप्टोमाइटोसिस कहा जाता है। और ये किसमें होता है? अमीबा में। जब समसूत्री विभाजन में प्रोफेज में क्या होती है? केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त नहीं होते हैं, तो इसे माइटोसिस को, ऐसे माइटोसिस को क्या कहा जाता है? क्रिप्टोमाइटोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिप्टोमाइटोसिस कहा जाता है। और ये किसमें होता है? अमीबा में होता है। किसमें होता है? अमीबा में होता है। केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त नहीं होते हैं, तो ये इसको क्या कहा जाता है? क्रिप्टोमाइटोसिस। और ये किसमें होता है? अमीबा में होता है। और तो केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त हो जाते हैं, केवल अमीबा में ही नहीं होते हैं। अगली आती है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या है? ये देखो, मेटा में मोटा तो गुणसूत्र कैसा दिखाई देता है? मोटा स्पष्ट दिखाई देता है। गुणसूत्र कैसा दिखाई देता है? मोटा स्पष्ट दिखाई देता है। गुणसूत्र की संरचना के अध्ययन के लिए सबसे अच्छी अवस्था मानी जाती है। यहाँ पर गुणसूत्र की संरचना का अच्छे से अध्ययन हो जाता है। और स्पिंडल फाइबर इसमें लंबे और कैसे होते हैं? छोटे। लंबे तो होते हैं परिधि की ओर, ये लंबे स्पिंडल फाइबर हैं, ये किस तरफ है? परिधि की ओर। और छोटे होते हैं वो किस तरफ होते हैं? केंद्र की ओर। तो स्पिंडल फाइबर में जो ये परिधि की ओर होते हैं, इनको कहा जाता है कंटिन्यूअस। क्या कहा जाता है? कंटिन्यूअस यानी सपोर्टिंग, कंटिन्यूअस एंड सपोर्टिंग फाइबर कहा जाता है। और जो ये अंदर होते हैं ये वाले, इनको कहा जाता है क्रोमोसोमल फाइबर। क्या कहा जाता है? क्रोमोसोमल फाइबर, जो कैसे होते हैं? छोटे। ये क्या होते हैं? क्रोमोसोमल फाइबर जो छोटे होते हैं। और ये बाहर जो होते हैं परिधि को करते हैं सपोर्ट, और अंदर होते हैं क्रोमोसोमल फाइबर। तो बाहर वाले तो सपोर्टिंग परिधि की ओर होते हैं, और बीच वाले क्या होते हैं? क्रोमोसोमल फाइबर होते हैं। मोटे गुणसूत्र इसमें होते हैं और गुणसूत्र की संरचना स्पष्ट दिखाई देती है। यह बीच में इसके अंदर मेटाफेज में मेटाफेज प्लेट का निर्माण हो जाता है। ये ध्यान रखने हैं पॉइंट। देखो, इस अवस्था में साइटोप्लाज्म में बिखरे क्रोमोसोम मध्य रेखा की ओर गति करते हैं, जिसे मेटाकाइनेसिस कहते हैं, तथा गुणसूत्रों से बनने वाले व्यवस्थित परत को क्या कहते हैं? मेटाफेज प्लेट कहते हैं। इस प्लेट पर लंबे गुणसूत्र जो थे वो परिधि की ओर थे, तो उन्हें सपोर्टिंग, और छोटे छोटे गुणसूत्र बीच में थे, तो उन्हें जो है वो क्रोमोसोमल फाइबर कह रहे थे। तो लंबे गुणसूत्र परिधि और छोटे गुणसूत्र केंद्र की ओर होते हैं। इस दो प्रकार के फाइबर बनते हैं।
और जो मेटाफेज प्लेट को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इसके बाद में आती है एनाफेज। ए सबसे ABCD में पहला आता है, तो ये क्या होती है, छोटी अवस्था होती है। कैसी होती है, छोटी। प्रोफेज क्या होती है, बड़ी अवस्था होती है। और मेटाफेज में मोटे गुणसूत्र होते हैं और प्लेट होती है। डन। इस अवस्था में गुणसूत्र सेंट्रोमियर सहित बीच में से फट जाते हैं और दो भागों में बंट जाते हैं। एना में फट जाते हैं और बंट जाते हैं। एना में क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं और बंट जाते हैं। ये देखो, यहाँ समझो, बाद में पढ़ा नहीं। ये तो वही सेंट्रियोल ध्रुवों की ओर है। गुणसूत्र जो मेटाफेज प्लेट पर थे वो एना में क्या हो गए, फट गए। फटने के बाद में यहाँ पर ये इंटरजोनल फाइबर बन गए। क्या बन गए, दोनों गुणसूत्रों के बीच में जो तंतु है उन्हें इंटरजोनल फाइबर कहते हैं। और ये दोनों तारक केंद्र की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। और आपस में ये क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते थे, जो इस प्रकार थे बने हुए। यहाँ से विस्फोटित होते हैं, ये उधर और ये इधर चले जाते हैं। तो दोनों गुणसूत्रों के बीच में इंटरजोनल फाइबर भी बनते हैं, जो गुणसूत्र की भुजाएं भी बनाते हैं, जो गुणसूत्र के बीच बनते हैं। दो भागों में बंट जाते हैं, गुणसूत्र दोगुने हो जाते हैं। जो 4 गुणसूत्र थे वो कितने हो जाते हैं, 8। तो गुणसूत्र दोगुने किस में होते हैं, ये पूछा जाएगा। देखो यहाँ बनेगा, गुणसूत्र दोगुने किस में होते हैं। सबसे छोटी अवस्था कौन सी है, इंटरजोनल फाइबर कहाँ बनेगा, ये पूछेगा। मेन गुणसूत्र दोगुने किस में होते हैं और छोटी अवस्था। दोगुने किस में होंगे, एनाफेज में। फट जाते हैं, बंट जाते हैं, दोगुने हो जाते हैं। ये बात कही है। गति कौन सी करते हैं, पश्चावस्था गति करते हैं। और विपरीत ध्रुवों तक पहचानने में, जानने में इनको कितने ATP की आवश्यकता पड़ती है, 30 ATP खर्च होते हैं। कितने होते हैं, 30 ATP खर्च होते हैं। तो पहुंचाने में 30 ATP खर्च होते हैं। या इतने 30 ATP खर्च होते हैं। दोगुने किस अवस्था में होते हैं, एनाफेज में। किस में होते हैं, एनाफेज में होते हैं। अगला है टीलोफेज, व्युत्क्रम, रिवर्स प्रोफेज। क्या कहते हैं, रिवर्स प्रोफेज कहते हैं। मतलब जो प्रोफेज में थे वो वापस बनते हैं, प्रोफेज में थे वो वापस बनते हैं। ये जो बने हैं ध्रुवों की ओर गए थे और जो आकर्षण से ये यहाँ पर आकर क्या हो गए, जुड़ गए। क्या हो गए, जुड़ गए। और ये फिर इस प्रकार की संरचना बना लेते हैं। वही सारे कोशिका वापस आ जाते हैं। गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर पहुँच जाते हैं। गुणसूत्रों में संघनन घटने लग जाता है। गुणसूत्र क्रोमेटिन फाइबर में बंटने लग जाते हैं। जो गुणसूत्र बने थे वापस क्रोमेटिन फाइबर में बन जाते हैं। ER, गोल्जी, केंद्रक झिल्ली वापस दिखाई देने लगती है। ये वापस इसमें पूरा प्रोसेस होता है। अंत में एक सेल में 2 केंद्रक दिखाई देते हैं। एक सेल में 2 केंद्रक दिखाई देते हैं। इसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल होती है। प्लांट सेल में तो क्या होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट बने होते हैं। और इसमें संकुचन, एनिमल में संकुचन और खांच निर्माण विधि से 2 कोशिकाएं बन जाती है। कोलचिसिन पादपों में कौन सी क्या उत्पन्न करता है, बहुगुणिता। कोलचिसिन पादपों में क्या उत्पन्न करता है, बहुगुणिता उत्पन्न करता है। तो ये थी प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज। कैरियोकाइनेसिस में सबसे लंबी अवस्था प्रोफेज। प्रोफेज में धीरे धीरे विलुप्त होने लगते हैं, गुणसूत्र बन जाते हैं। गुणसूत्र डबल किस में होते हैं, एनाफेज में। एनाफेज छोटी अवस्था है, फट जाते हैं, बंट जाते हैं। मेटाफेज प्लेट का निर्माण कहाँ होता है, मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र क्या दिखाई देते हैं, मोटे। और इसमें क्या थे, मोटे दिखाई देते हैं और परिधियों की ओर हो जाते हैं और केंद्रक में हो जाते हैं। ये दिखाई दी थी। कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी परत होती है। कोलचिसिन के छिड़काव से मेटाफेज अवस्था, सेल डिवीजन मेटाफेज अवस्था में रुक जाता है, क्योंकि यह मेटाफेज प्लेट ही नहीं बनने देता। कोलचिसिन पादपों में बहुगुणता उत्पन्न करता है, क्योंकि कोलचिसिन के छिड़काव से कोशिका विभाजन मेटाफेज अवस्था में क्या हो जाता है, रुक जाता है और मेटाफेज प्लेट ही बनने देता है। मस्टर्ड गैस और राइबो न्यूक्लियस एंजाइम कोशिका चक्र को जीवन अवस्था में रोक देते हैं। मेटाफेज अवस्था में कौन रोकता है, कोलचिसिन। कोलचिसिन पादपों में क्या देखी जाती है, बहुगुणिता। मेटाफेज में जीवन अवस्था में कौन रोकता है, मस्टर्ड गैस और
राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम, मस्टर्ड गैस और राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम, क्योंकि यहाँ पर जो डीएनए और प्रोटीन आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण हो रहा था वो नहीं होता है। मस्टर्ड गैस और राइबोन्यूक्लियेज एंड आरएनए, क्योंकि यहाँ आरएनए व प्रोटीन का क्या हो रहा था, संश्लेषण हो रहा था, तो ये क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम और मस्टर्ड गैस जीवन अवस्था को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। कोशिका चक्र का संपूर्ण अध्ययन किसने किया था, हार्वर्ड व पेल्क ने। अवस्थाएं बताई थी G1 S G2 M, शुरू M से भी कर देते हैं, M1 G1 S G2 M वापस। दो विभाजन के बीच की अवस्था क्या कहलाती है, इंटरफेज। क्या कहलाती है, इंटरफेज। इसमें कोशिका अगले विभाजन की क्या करती है, तैयारी करती है। विभजोतक उत्तक में कोशिका साइकिल क्या होता है, गतिशील। इसमें सेल क्या करती है, अगले विभाजन की तैयारी करती है। कोशिका क्या करती है, अगले विभाजन की तैयारी करती है। और विभजोतक उत्तक में कोशिका चक्र क्या होता है, गतिशील। विभजोतक उत्तक में कोशिका चक्र कैसा होता है, गतिशील रहता है। कोशिका अगले विभाजन की क्या करती है, तैयारी। कोशिका क्या करती है, अगले विभाजन की तैयारी करती है। दो अवस्थाओं के बीच की अवस्था इंटरफेज होती है। कोशिका अगले विभाजन की तैयारी करती है। विभजोतक उत्तक में कोशिका चक्र गतिशील रहता है। विभजोतक उत्तक में कोशिका चक्र क्या रहता है, गतिशील रहता है। स्थायी उत्तकों में कोशिका चक्र जीवन अवस्था में रुक जाता है। स्थायी में कोशिका चक्र किस में रुक जाता है, जीवन अवस्था में रुक जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, G0 यानी शांत अवस्था कहते हैं। पूछा गया शांत अवस्था किसे कहते हैं, G0 को। लैब असिस्टेंट में पूछा था। विभजोतक उत्तक में कोशिका चक्र, विभजोतक यानी विभाजन होता रहता है तो गतिशील रहती है। तो विभाजन से की तैयारी की अवस्था किसको कहते हैं, इंटरफेज। हमारे न्यूरॉन और हृदय की कोशिका में G0 अवस्था पाई जाती है। हमारे न्यूरॉन और हृदय की अवस्था में, हार्ट की अवस्था में कौन सी होती है, G0 अवस्था पाई जाती है। समसूत्री विभाजन का नियंत्रण साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम करता है। समसूत्री विभाजन का नियंत्रण कौन करता है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जो है वो समसूत्री विभाजन का नियंत्रण करता है। समसूत्री विभाजन का नियंत्रण साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज करता है। न्यूरॉन व हृदय की कोशिका में G0 अवस्था पाई जाती है। साइक्लिन प्रोटीन समसूत्री विभाजन में क्या करती है, प्रारंभन का कार्य करती है। समसूत्री विभाजन के प्रारंभन का कार्य साइक्लिन प्रोटीन करती है। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम समसूत्री विभाजन का नियंत्रण करती है। G0 अवस्था जब रुक जाती है तो उसको G0 जीवन अवस्था को G0 कहते हैं। ये हृदय और जो न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र में पाई जाती है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज शब्द किसने दिए थे, स्ट्रासबर्गर ने। और स्ट्रासबर्गर ने कौन सा विभाजन दिया था, अर्धसूत्री विभाजन दिया था। प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, एनाफेज के बारे में किसने बताया था, स्ट्रासबर्गर ने। और अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस किसने दिया था, खोज स्ट्रासबर्गर। नामकरण फार्मर व मूरे ने। जन्निक कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है, जन्निक कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट को विषमरूपी या न्यूनकारी विभाजन कहते हैं और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय को समरूपी विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन को क्या कहते हैं, विषमरूपी, यानी 2n से क्या हो जाती है कोशिका n, तो सेम नहीं होती। जबकि समरूपी विभाजन में n से क्या रहती है, n ही रहती है। तो अर्धसूत्री विभाजन विषमरूपी यानी न्यूनकारी विभाजन, जिसमें कोशिका जो है बनने वाली संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या क्या रह जाती है, पैतृकों से आधी होती है। और मियोसिस सेकंड में क्या होती है, समान होती है। प्रयोगशाला में मियोसिस का अध्ययन करने के लिए प्याज या ट्रेडेंसकेशिया की परागकोश कोशिका का अध्ययन किया जाता है। प्याज की जड़ समसूत्री विभाजन में, प्याज की जड़ किस में ली थी, समसूत्री विभाजन में। प्रयोगशाला में मियोसिस का अध्ययन करने के लिए प्याज या ट्रेडेंसकेशिया की परागकोश का क्या किया जाता है, उपयोग करते हैं। प्रयोगशाला में मियोसिस का अध्ययन करने के लिए
प्याज या ट्रेडेस्केंसिया की पराग कोष का उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में मियोसिस का अध्ययन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्याज या ट्रेडेस्केंसिया की पराग कोष का। अर्धसूत्री विभाजन में किसको लेते हैं? प्याज और ट्रेडेस्केंसिया की पराग कोष का उपयोग करते हैं। मियोसिस में केंद्रक विभाजन 2 बार होता है, जबकि क्रोमोसोम विभाजन 1 बार होता है। मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन में केंद्रक विभाजन कितनी बार होता है? 2 बार होता है। तो विभाजन भी कितने होते हैं? 2। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। प्रथम सेम होता है तो उसे समान कहते हैं और न्यूनकारी भी कहा जाता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में सेम नहीं था, 2n से n था, और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड था, वो सेम था तो उसे समान कह रहे थे। क्या कह रहे थे? समान। तो वो कौन सा था? समसूत्री विभाजन के समान होता है, उसमें क्या होती है? n से n ही होती है। समसूत्री विभाजन में तो 2n से 2n होती है, जबकि इसमें n से क्या होती है? n होती है। किसमें देखा गया? प्याज की परागकोष और ट्रेडेस्केंसिया की परागकोष में। समसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन में केंद्र विभाजन कितनी बार होता है? 2 बार, इसीलिए अवस्थाएं कितनी होती है? 2। क्रोमोसोम में विभाजन कितनी बार होता है? 1 बार होता है। तो मियोसिस में 2 देखेंगे, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। काइनेसिस यानी केंद्रक विभाजन में 2 देखेंगे, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। केंद्र विभाजन कितनी बार होता है? 2 बार। गुणसूत्र विभाजन कितनी बार होता है? 1 बार। तो मियोसिस फर्स्ट की अवस्थाएं देखेंगे, प्रोफेज फर्स्ट। तो केंद्रक विभाजन की सबसे लंबी अवस्था कौन सी है? मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में सबसे लंबी कौन सी है? प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट में सबसे लंबी कौन सी है? पैकाइटिन। पी वाली बड़ी है, बस ये याद रखो। इंटरफेज में जीवन में कैरियोकाइनेसिस में मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज में पैकाइटिन। साइटोकाइनेसिस में वही प्लांट सेल और एनिमल सेल है, देख लिया अपन ने किस प्रकार निर्माण होता है। और मियोसिस सेकंड सेम ही कैसा है? माइटोसिस, यानी अभी ऊपर कहा था समसूत्री विभाजन के समान होता है। तो अब ये देखेंगे अवस्थाएं, और ये देखने के बाद ये चैप्टर कंप्लीट है। तो प्रोफेज फर्स्ट की 5 अवस्थाएं हैं। शॉर्ट ट्रिक डाली थी, शॉर्ट्स वीडियो भी डाला था, देखा हो किसी ने। तो लेजा पानी डीप डाई ट्रिक क्या है? प्रोफेज की अवस्थाएं होती है 5। लेजा पानी डीप डाई, लेजा पानी डीप डाई। ले यानी लेप्टोटीन, जा यानी जाइगोटीन, जिसे सिनेप्टोटीन भी कहते हैं। ले यानी लेप्टोटीन, जा यानी जाइगोटीन। पानी से हो गया पैकाइटिन, और डिप से हो गया डिप्लोटीन, और डाई से हो गया डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। लेजा पानी डीप डाई। उसके बाद मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। ये देखो आगे फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट सबसे लंबी और जटिल अवस्थाएं, और इसकी कितनी उप अवस्थाएं होती है? 5 उप अवस्थाएं होती है। लेप्टोटीन में ले से लंबे गुणसूत्र लंबे होते हैं, लंबे होंगे वो पतले होंगे, और पतले कैसे? धागे नुमा दिखाई देते हैं गुणसूत्र। ये देखो लंबे, पतले और धागे नुमा दिखाई दे रहे हैं। केंद्रक का आयतन जो है, ये केंद्रक का आयतन पहले की अपेक्षा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। गुणसूत्र में क्रोमोमियर्स जो ये इनके ऊपर ये दिख रहे हैं, मोती नुमा आकृति, मोती में ये होते हैं क्रोमोमियर्स। इनकी संख्या भी क्या हो जाती है? स्पष्ट और ज़्यादा हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? स्पष्ट और ज़्यादा हो जाते हैं। गुणसूत्र मोतियों की माला समान मणिका में होते हैं। कैसे होते हैं? मणिका में होते हैं। यहाँ पर जो है गुणसूत्र जहाँ से जुड़े होते हैं, इसको अटैचमेंट प्लेट कहा जाता है। और ये इस प्रकार का होता है, जैसे अपना बुके होता है, तो इसकी संरचना किस प्रकार होती है? फूलों का बुके होता है ना, बुके, तो बुकेट समान संरचना होती है। सभी गुणसूत्र केंद्रक झिल्ली से चिपक कर रहते हैं, तो इसे अटैचमेंट प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अटैचमेंट प्लेट। इन गुणसूत्रों की भुजा एक ही दिशा में होती है। क्या होती है? एक ही दिशा में होती है। किस तरफ होती है? एक ही दिशा में होती है। और ये गुलदस्ते के समान क्या बनाते हैं?
संरचना। तो लेप्टोटीन में गुणसूत्र लेस है, लेप्टोटीन लेस है, लंबे होंगे, वो पतले होंगे वो धागे जैसे होंगे, धागे नुमा। केंद्र का आयतन बढ़ जाता है। गुणसूत्र पर क्रोमोमियर्स होते हैं, मोती के समान संरचनाएं होती है। ये सभी एक ही दिशा में होते हैं और ये जहाँ से जुड़े होते हैं वहाँ अटैचमेंट प्लेट होती है। अगली है जाइगोटीन। क्या है? जाइगोटीन। इस अवस्था में समजात गुणसूत्रों में आकर्षण होता है, जिससे ये आपस में क्या बना लेते हैं? जोड़े। जिससे ये आपस में क्या बना लेते हैं? जोड़े बना लेते हैं। समजात गुणसूत्रों में क्या होता है? आकर्षण होता है, जिससे ये आपस में क्या बना लेते हैं? जोड़े बना लेते हैं। जिससे आपस में जोड़े बना लेते हैं। और इस क्रिया को कहा जाता है सिनेप्सिस। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? सिनेप्सिस कहा जाता है। जोड़े बना लेते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? सिनेप्सिस कहते हैं। जब दो समजात गुणसूत्रों के बीच में जो अवकाश होता है इसको सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और यह कॉम्प्लेक्स वास्तव में यूबिक्विटिन प्रोटीन तथा डीएनए का बना होता है। इस कॉम्प्लेक्स जो सिनेप्टोनीमियल कॉम्प्लेक्स होता है, दो समजात गुणसूत्रों के बीच जो अवकाश होता है उसे सिनेप्टोनीमियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और इस कॉम्प्लेक्स की खोज जो है वो मोसेस ने की थी। किसने की थी? मोसेस ने। देखो क्या होती है, लेप्टोटीन में गुणसूत्र थे, ये रहा, ये यहाँ बता दें आपको क्या है। गुणसूत्र होते हैं, उसमें तो बुके समान थे लेप्टोटीन में। जाइगोटीन में ये गुणसूत्र होते हैं। ये समजात गुणसूत्र जो होंगे उनमें क्या होता है? आकर्षण। तो ये एक कलर के समजात ये हैं और ये अलग कलर के समजात हैं। इनमें आकर्षण होते हैं तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? जाकर चिपक जाते हैं, यानी सिनेप्सिस होता है। सीने देखो, माँ बच्चे होते हैं ना, माँ बेटा, माँ छोटा बच्चा होता है ना, वो माँ के सीने से क्या हो जाता है? लिपट कर सो जाता है। ये माँ और बच्चा दोनों ऐसे होते हैं। तो इनके मध्य आकर्षण, दोनों समजात यानी माँ बेटे के बीच में क्या असमान था, तो छोटा बच्चा माँ के सीने से चिपक कर सो जाता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? सिनेप्सिस कहलाती है। पेयरिंग हो गई। समजात थे, माँ की जात का था बेटा, और तो इनको जो जुड़ जाती है इनको कहा जाता है सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहा जाता है? सिस्टर क्रोमेटिड। और सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जो ये रिक्त स्थान है इसी को कहा जाता है सिनेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। सिनेप्टोनोमिकल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। और ये दोनों, यदि इन दोनों की बात की जाए तो ये दोनों सेम नहीं है, तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हो गए। सिंगल तो सिस्टर क्रोमेटिड है, दोनों को देखें तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। इसके बाद में बच्चा जब कोई भी बार जैसे कुत्ता वुत्ता भौंका तो बच्चा जो है वो क्या कर लेता है? माँ के ऊपर एक हाथ और एक पैर रख के एकदम चिपक के पूर्णतः सो जाता है। और ऐसे सोने पर उसको आ जाती है नींद। क्या आ जाती है? नींद आ जाती है। तो अब देखो ये समजात गुणसूत्रों में ऐसा बच्चा एक हाथ और एक पैर रखता है तो ये सेम संरचना बनती है? नहीं बनती है। तो इस प्रकार जो हो जाती है, मतलब बच्चा माँ के साथ पैक हो गया है। तो पैकाइटिन अवस्था में इस प्रकार होता है। और पैकाइटिन सबसे लंबी अवस्था है। तो पहले अपन देखते हैं ये जाइगोटीन अवस्था। समजात गुणसूत्रों में आकर्षण होता है, ये आपस में जोड़े बना लेते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? सिनेप्सिस। समजात गुणसूत्रों के बीच जो अवकाश था उसको सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहा था। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की खोज किसने की थी? मोसेस ने। माँ नहीं होती तो मोसी लगाती सीने से, तो सीने से मोसेस। यह कॉम्प्लेक्स वास्तव में यूबिक्विटिन प्रोटीन तथा डीएनए का बना होता है। ये किसका बना होता है? यूबिक्विटिन प्रोटीन तथा डीएनए का बना होता है। सिनेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स का काम क्या है? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो मोसेस ने दिया था उसका काम क्या है? ये समजात गुणसूत्रों में क्या करवाता है? युग्मन करवाता है। क्रॉसिंग ओवर में क्या करता है? सहायता करता है। और क्याजमेटा में ये निर्माण में सहायक होता है। गुणसूत्रों में क्रॉसिंग ओवर भी तो इसी प्रकार होता है। तो समजात गुणसूत्रों में युग्मन करवाना और क्रॉसिंग ओवर में सहायता करवाना और क्याजमेटा के निर्माण में क्या करता है? सहायता करता है। इसके बाद में मोनोवेलेंट में एक गुणसूत्र होगा, एक सेंट्रोमियर होगा, दो काइनेटोकोर होंगे और दो ही क्या होंगे? क्रोमेटिड होते हैं।
एक गुणसूत्र, एक सेंट्रोमियर, 2 काइनेटोकोर, 2 क्रोमेटिड होते हैं। बाइवेलेंट में डबल हो जाएंगे, 2 गुणसूत्र, 2 सेंट्रोमियर, 4 काइनेटोकोर, 4 क्रोमेटिड हो जाते हैं। तो पैकेटिन अवस्था सबसे लंबी अवस्था है। इसमें समजात गुणसूत्रों में और अधिक आकर्षण होता है और एक दूसरे से शक्ति से लिपट जाते हैं, और इस अवस्था में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच जब जीनों का आदान प्रदान होता है तो उसे क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर बहुत बार पढ़ चुके हो। टी.एच. मॉर्गन व कैसल ने बताया था। किसने बताया था? टी.एच. मॉर्गन व कैसल ने बताया था। और इसने कहा क्रॉसिंग ओवर अधिकतम कितने % होता है? 50%। और इस क्रॉसिंग ओवर को जेनेटिक वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया है। उसमें जो है वो CM 50 CM बताया था। ज़्यादा CM को कहा जाता है सेंटीमॉर्गन। अगली है डिप्लोटीन अवस्था। क्या है? डिप्लोटीन अवस्था। फिर डाइकाइनेसिस है, बस कंप्लीट होने वाला है। डिप्लोटीन इस अवस्था में गुणसूत्रों में प्रतिकर्षण। अब भाई बच्चा जब सो गया तो माँ उस बच्चे को थोड़ा सा क्या करके दूर करके आराम से सो जाती है, तो पृथक्करण प्रारंभ हो जाता है, दूर दूर जाने लगते हैं। क्रॉसिंग ओवर की घटना पैकाइटिन में प्रारंभ हो रही थी और डिप्लोटीन में दिखाई देती है। ये देखो, ये थे ऐसे चिपक के सोया था बच्चा, तो डिप्लोटीन में क्या होती है? थोड़े से दूर होती है और ये क्रॉसिंग ओवर दिखाई देता है। थोड़े चिपके रहते हैं तो क्रॉसिंग ओवर होता है। माँ देखती है बच्चा पूर्णतः सो जाए तो इसको पूर्णतः अलग किया जाए। तो ये हो गया डिप्लोटीन। किस में हो गया? डिप्लोटीन। इन क्रॉसिंग ओवर में प्रारंभ होती है और जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच पृथक्करण होने से एक्स रूपी संरचना दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? एक्स रूपी संरचना स्पष्ट दिखाई देती है, तो इसको क्याजमेटा कहते हैं। देखो अब एक्स रूपी दिखाई दे रही है तो इसको क्याजमेटा, क्रॉसिंग ओवर, इनके बारे में किसने बताया था? टी.एच. मॉर्गन ने बताया था। और अब इनमें जो है वो सिनेप्टोनिमल जो कॉम्प्लेक्स था वो क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किस में आया था? पैकाइटिन में आया था, डिप्लोटीन में ख़त्म हो जाता है। और जो है वो उसके बाद में ये उपांति भवन जो टर्मिनलाइजेशन पूर्णतः ख़त्म हो जाता है डाइकाइनेसिस में, और दोनों क्या हो जाते हैं? पूर्णतः अलग हो जाते हैं। अगला देख लो, काइजमेटा एक जिप के रूप में खुलने लगती है। इसको क्या कहा जाता है? उपांति भवन कहा जाता है। ये देखो एक जिप के रूप में खुल रही है तो इसको उपांति भवन कहा था। अगला जो है डाइकाइनेसिस, इसमें उपांति भवन जो था वो पूर्ण हो जाता है और अंत में सेंट्रियोल पृथक होकर विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली और वो सभी कोशिकाएं क्या हो जाते हैं? वापस बन जाते हैं और विपरीत ध्रुवों पर एस्ट्रल रेज बन जाती है। एस्ट्रल रेज केवल जंतुओं में बनती है, पादपों में नहीं बनती है। मेटाफेज में मेटाफेज प्लेट के बाद ये द्विसंयोजी मध्य प्लेट पर व्यवस्थित होने लगते हैं, तो ये ध्यान रखना है। ये द्विसंयोजी इस मध्य प्लेट पर व्यवस्थित होने लगते हैं। वही सेंट्रियोल, मेटाफेज प्लेट, सेंट्रोसोम विपरीत ध्रुवों की ओर जाते हैं, क्रोमोसोमल फाइबर, और जो परिधि की ओर होते हैं उन्हें सपोर्टिंग फाइबर, बीच वालों को क्रोमोसोमल फाइबर। सेम है वही। क्रोमोसोम की भुजाएं किस तरफ होती है? मेटाफेज प्लेट की ओर। ये ध्यान रखना, भुजाएं किस तरफ है? ये देखो भुजा किस तरफ है? मेटाफेज प्लेट की ओर। और जो सेंट्रोसोम सेंटर है वो किस तरफ है? सेंट्रोमियर सेंट्रियोल की ओर होते हैं। इसके बाद में एनाफेज है। इसमें अंतर्जोनियों में प्रसारण होता है। क्रोमोसोम विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं और सेंट्रोमियर और सेंट्रियोल के बीच स्थित क्रोमोसोमल तंतु में क्या हो जाता है? संकुचन, और ये कहाँ पहुँच जाते हैं? विपरीत ध्रुवों पर पहुँच जाते हैं। और टेलोफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम विपरीत ध्रुवों पर पहुँच गए, वापस इसमें क्या हो गए? गुणसूत्र क्रोमोसोम में बंट गए। इसमें साइटोकाइनेसिस से क्या बन जाती है? केंद्रिका पुनः प्रकट हो जाती है और 4 अगुणित कोशिकाएं बन जाती है। ये हो गया चैप्टर पूरा। क्विक रिवीजन देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यूनिट होती है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई यूनिट के साथ। जय हिंद, जय भारत। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ कंटिन्यूअस बने रहें और अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।